नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। आज हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि ये सर्जरी क्या होती है, कैसे की जाती है, कब करनी चाहिए, कितना खर्चा आता है, कितने दिन लगते हैं ठीक होने में, करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, इससे जुड़े हुए क्या सवाल होते हैं जो पेशेंट हमसे पूछते हैं। तो आज हम सारे के सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे पास एक्चुअली प्रैक्टिस के अंदर आते हैं। सबसे पहली बात जो होती है कि कब ये सर्जरी होनी चाहिए। जब जोड़ों के अंदर सीवियर आर्थराइटिस डेवलप हो जाए, सीवियर पेन डेवलप हो जाए और वो सारी मेडिसिन जो हम दे सकते हैं दे चुके हों, उनके खाने के बाद कोई आराम ना हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो गई हो, आप घर से बाहर ना निकल पा रहे हो, रोज पेन किलर खाना पड़ रहा है, उससे भी बात ना बन रही हो, तो तब जाके वो स्टेज आती है कि हमें सोचना चाहिए कि हमें ये कराना है या नहीं कराना है। पता कैसा लगता है कि अब इसके बाद में दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। हम एक्सरे करा के देखते हैं तो एक्सरे में सिर्फ बोन्स आती हैं, ये बोन दिखेगी, ये बोन दिखेगी और बीच का ये स्पेस दिखेगा। अगर ये स्पेस दिख रहा है दोनों बोन्स के बीच में, इसका मतलब है कि बीच में कोई चीज़ है जो हड्डियों को आपस में टकराने से बचा रही है। तब तक सेफ है, तब तक मेडिसिन के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो दिए जा सकते हैं, सेफली दिए जा सकते हैं और हम और टाइम बाय कर सकते हैं इस सर्जरी से बचने के लिए। जब एक्सरे के अंदर ये बॉन्ड डायरेक्ट दूसरी वाली बॉन्ड से टकरा रही है, स्पेस दिख ही नहीं रहा है बीच के अंदर, इसका मतलब है कि अब जोड़ काफ़ी खराब हो गए हैं। उसके अलावा ये जो आगे पाली वाली हड्डी है, ये वाली हड्डी भी काफ़ी हद तक खराब हो चुकी है, पेन हो रहा है, मेडिसिन काम नहीं कर रही हैं, तो अब सीरियसली कंसिडर करने की बात होती है कि ये सर्जरी करानी चाहिए। उसके अलावा सर्जरी के इंडिकेशंस भी होते हैं, जिसमें एक तो यही है कि बहुत ज़्यादा पेन हो, घुटने थोड़े टेढ़े-मेढ़े हो जाएँ, ये भी एक इंडिकेशन है। कई सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होते हैं कि जब सर्जरी नहीं करनी चाहिए। अगर बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी इम्प्लांट है जो इन्फेक्ट हो चुकी है, या कोई लोकल पैर के अंदर इन्फेक्शन है जिस पैर में सर्जरी होनी है, या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इस प्रकार की कोई कंडीशन है, कोई स्किन की बीमारी है, सोरियासिस हो रखी है जिसकी वजह से भी हम सर्जरी नहीं कर सकते, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, सीवियर किडनी और लिवर की बीमारी है, सीवियर हार्ट की प्रॉब्लम है जो मैनेजेबल नहीं है, तो ये सर्जरी नहीं होनी चाहिए। सवाल आता है कि ज़्यादातर लोग जो इस एज में पहुँचते हैं जब नी खराब होता है, उनको ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी होती है, हाइपरटेंशन की बीमारी होती है, थायराइड की बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी भी होती है, पर वो सारे के सारे कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि उनकी सर्जरी नहीं हो सकती। अगर कंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन कंट्रोल्ड है, हार्ट की कंडीशन कंट्रोल्ड है, मैनेजेबल है और ऑपरेशन से पहले की जाँच में उनको फिट पाया जाता है कि ये सर्जरी के लिए जा सकते हैं विद मिनिमल रिस्क, तब वो कैंडिडेट फिट होते हैं। क्योंकि इसी एज में 60 प्लस के बाद ही ये सारी की सारी बीमारियाँ हमारे शरीर में आती हैं, तो उस कंडीशन में ये बीमारियाँ तो होती हैं। हमें देखना है कि ये कंट्रोल्ड है या नहीं है। फिर आपको डिसाइड करना होता है कि आपको इस सर्जरी के लिए जाना है या नहीं जाना है। फिर बहुत सारे लोगों की ओपिनियन आती है कि हमारे नेबर या किसी रिलेटिव ने ये सर्जरी कराई है, उनकी सर्जरी ठीक नहीं है। तो इंडिया में ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि सर्जरी होना बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाता है। जो हमारी फर्स्ट स्टेज सर्जरी की होती है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए होती है। आप सोशली सब जगह घूमना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, उस स्टेज में जब सर्जरी होती है तो रिजल्ट अच्छे आते हैं शुरुआती स्टेज के अंदर। जब आप बहुत डिले करते हैं, आपके बोन बहुत टेढ़े-मेढ़े हो चुके हैं, मसल्स वीक हो गई हैं, बोन्स इतनी ज़्यादा खराब है कि हमें एक्स्ट्रा इम्प्लांट डालने पड़ रहे हैं नी रिप्लेसमेंट के अलावा भी, तब आउटकम उतना अच्छा नहीं आता है। तब जो सर्जरी होती है सिर्फ़ और सिर्फ़ पेन खत्म करने के लिए होती है। तब वो सर्जरी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं दे पाती है, उतना अच्छा नहीं चल पाते हैं। दूसरी बात, कोई भी मेजर सर्जरी में जाने से पहले या किसी भी ट्रीटमेंट में जाने से पहले डर लगना स्वाभाविक है, नेचुरल है। पर हम जब आउटकम देखते हैं कि ये सर्जरी एक बहुत अच्छा आउटकम देती है अगर सही टाइम पे कराया जाए और बहुत सारे पेन किलर से बचाती है, बहुत सारी दवाइयों से बचाती है और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ का प्रॉमिस करती है, तब हम फ़ायदे और नुकसान को देखते हुए सर्जरी के बारे में डिसाइड करते हैं। ज़्यादा अच्छा ओपिनियन आप एक्सपर्ट से ही ले सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से ले सकते हैं जो इस फील्ड में इस काम को करता है, वही आपको सही सलाह दे सकता है। आपको एक इंसान की सलाह पसंद नहीं आ रही तो आप 2 की ले सकते हैं। जब सर्जरी का इंडिकेशन नहीं होता है तो सर्जरी नहीं भी करानी चाहिए। जैसे शुरुआती स्टेज में जब ये घिसा नहीं है जोड़ और गैप है, तो आपको सर्जरी नहीं करानी चाहिए। बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं जो काम कर सकती हैं।
तो ये तो पहली बात हो गई कि कब हमें सर्जरी का चुनाव करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। जब सर्जरी का चुनाव हो गया तो कई प्रकार की अलग-अलग चीज़ें होती हैं, कई प्रकार के इम्प्लांट होते हैं, अलग-अलग कंपनीज़ के अपने-अपने प्रॉमिसेस होते हैं कि हमारे से ज़्यादा घुटना मुड़ेगा, कम मुड़ेगा, कोई रोबोटिक की बातें करता है, कोई अलग प्रकार की बातें करता है। कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जो हाई वॉल्यूम सेंटर्स हैं जहाँ एक ही दिन में बहुत सारी सर्जरी होती है। कहीं ऐसी सेंटर्स भी हैं जहाँ पे सर्जन कम अमाउंट में सर्जरी करते हैं बट आपको ज़्यादा पर्सनल टच दे पाते हैं, आपको सर्जरी के बाद ज़्यादा पर्सनली मिल पाते हैं, इंटरैक्ट कर पाते हैं, आपके फ़ोन कॉल्स को सुन पाते हैं, जवाब दे पाते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट आपको देखने होते हैं कि आप एक हाई वॉल्यूम सेंटर पे जाएँ जहाँ ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग तो हैं बट आपको उतनी पर्सनल केयर नहीं मिलती। या एक ऐसे सर्जन जो आपको पर्सनल केयर देते हैं और आपकी हर क्वेरी का जवाब टाइमली देते हैं। तो ये चॉइस आपको करनी होती है। रोबोटिक रिप्लेसमेंट जो आया है उसका मतलब ये होता है कि अब आप अपनी कैलकुलेशंस को, जब हम सर्जरी करते हैं तो बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, उन कैलकुलेशंस को हम एक कंप्यूटर में फीड करते हैं, हमारे कुछ गैजेट्स लगा के वो कंप्यूटर में फीड करते हैं और वो हमें एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है कि हमें कितने हिस्से को हटाना चाहिए और कितने हिस्से को नहीं हटाना चाहिए। तो ये एक माइनर सा एक डिफरेंस क्रिएट करता है आपकी एक्यूरेसी के लिए। मतलब एक डिफरेंस आता है कैलकुलेशन के बेस पे। ऐसा नहीं है कि रोबोट ही आपकी पूरी सर्जरी कर रहा है, ये पूरा का पूरा ह्यूमन टच है। सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, कुछ खास कंडीशंस के लिए उसका यूज किया जाता है और कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में ये किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उससे आउटकम पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। हाँ, वो एक पॉजिटिव रोल निभा सकता है बट अभी भी वो स्टेज नहीं आई है कि जहां रोबोट ही सारा का सारा काम कर रहा है, किया वो डॉक्टर के द्वारा ही जाता है। ये हो गई रोबोटिक रिप्लेसमेंट की बात। अब जब आपने डिसाइड किया तो उससे पहले की जो प्रोसीजर्स होती हैं, आपके सारे के सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन, हार्ट की जांच, किडनी लिवर की जांच, सब चीज़ें की जाती हैं। फिर आपको सर्जरी के लिए टाइम मिलता है या सर्जरी से एक दिन पहले सारी जांच कराई जाती है। सर्जरी के दिन, आपकी सर्जरी होने के बाद उसी दिन आपको आईसीयू में पेन मैनेजमेंट टीम के साथ रखा जाता है, जहां डॉक्टर नर्सेज रहते हैं जो आपके पेन को मॉनिटर करते हैं, आपको पेन ना होने दें उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। इसमें बेहोशी के डॉक्टर का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिन्हें एनेस्थीसिया के डॉक्टर बोलते हैं, जो कि आपको किस प्रकार का एनेस्थीसिया दे रहे हैं। एक जो एनेस्थीसिया सबसे कॉमनली यूज होता है इस प्रकार की सर्जरी में, उसे बोलते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। उसके कई सारे फायदे होते हैं पेशेंट के लिए, जो ऑपरेशन के बाद होने वाले पेन को भी मैनेज करने में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता है। 48 से 72 घंटे तक वो कैथेटर आपकी बॉडी में रहता है पेन को रिलीव कराने के लिए, कि शुरुआती फेज में पहले 1 या 2 दिन पेन होता है, जिसको मैनेज करने के लिए हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं और भी मेडिसिन दी जाती हैं ताकि आपको पेन ना हो। सर्जरी के बाद जब आप आईसीयू से निकल के रूम में आते हैं, वहाँ फिजियोथेरेपी की साइकिल्स शुरू हो जाती हैं। अब आप पूछेंगे कितने दिन में आप ठीक हो जाते हैं? तो एक तो हुआ कि आप परफेक्ट कब होंगे? तो लगभग 6 हफ्ते के आसपास जाके आप परफेक्ट हो जाते हैं, बिना सपोर्ट के, बिना किसी और प्रॉब्लम के आप अच्छे से चलना शुरू कर देते हैं। ये फाइनल आउटकम हुआ। कई बार आप देखना चाहते हैं कि आप अगले दिन से क्या कर पाते हैं, तो उस सिचुएशन में अगले दिन से ही आप फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से अपने बेड से बाहर आ सकते हैं, वॉकर की सहायता से रूम में चल सकते हैं, वॉशरूम तक जा सकते हैं, घुटने मोड़ने की एक्सरसाइज कर सकते हैं और बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग हो सकती है। एक तरीके से हॉस्पिटल से जाते जाते आप 70-80% इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अपने काम करने के लिए। 70-80% इंडिपेंडेंस आ जाती है। थोड़ा सपोर्ट, थोड़ी फिजियोथेरेपी की जरूरत लगभग 1 महीने तक पड़ती है। 1-1.5 महीने बाद अगर आप देखेंगे पीछे मुड़ के, तो आपको वो जो सारा पीरियड है कभी याद नहीं रहेगा। आपके सामने आपका आउटकम होगा और इसके आउटकम बहुत अच्छे होते हैं। कितने साल ही चलता है? तो 15 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है मैक्सिमम लोगों को। 15 साल के बाद कुछ लोगों के अंदर प्रॉब्लम आने की कंडीशन रह सकती है। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। ऑपरेशन के तुरंत बाद भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ऑपरेशन के 1 महीने बाद भी होते हैं, ऑपरेशन के 3 महीने बाद भी होते हैं, पर ये सब में नहीं होते हैं। इनके परसेंटेज होते हैं, 1000 में से 1, 2, 3, और वो भी अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सिचुएशंस की वजह से हो सकते हैं। पर हम लार्जर पिक्चर को देखते हैं कि मैक्सिमम लोगों को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको सॉल्व किया जाता है। केवल कुछ परसेंटेज लोगों के साथ ही थोड़ी दिक्कत आने के चांसेस होते हैं, जिनके भी ट्रीटमेंट के अलग अलग मोडेलिटीज रहती हैं।
तो ये जो ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशंस हैं ये बहुत ही कम होते हैं, बट होते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनसे डर के सर्जरी के आउटकम के बारे में ना सोचा जाए, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के लिए जाते हैं तो हम रिवॉर्ड और रिस्क देखते हैं। तो रिवॉर्ड कहीं ज़्यादा बड़ा है कि आपकी लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ, आपका घूमना फिरना, हर जगह जाना, लोगों से मिलना जुलना, वो कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय इस डर से कि कुछ हो ना जाए आप घर में ही रहें और किसी से ना मिलें और एक अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शन को ना ऑप्ट करें। थैंक यू।